नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रॉबर्ट टी कियोसाकी इनकी रिच डैड पुअर डैड ये किताब हिंदी में पढ़ के सुनाने वाला हूँ। रिच डैड पुअर डैड। मेरे दो डैडी थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक अमीर आदमी का और एक गरीब आदमी का। मेरे दो डैड थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे पीएचडी थे और उन्होंने 4 साल का प्रस्तावन पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। उनके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। जाहिर है पूरी स्कॉलरशिप पर दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने करियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे। दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं और चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीज़ें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उनसे टुकरा देता। दो डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। उन्होंने किसी एक दृष्टिकोण का स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कई बातें पर काफ़ी सोच विचार करता था, लेकिन तुलना करना था और फिर अपने लिए विकल्प चुनना था। समस्या यही थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी उस वक्त गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक व पारंपरिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण विभिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। दो शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बेटे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उन पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों डैडी एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर उनके पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफ़ी समय तक सोचता रहा कि उनमें से किसने क्या कहा और क्या क्यों कहा। अपनी खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद से ही यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर मैं दूसरे डैडी की कई बातों के बारे में भी सही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज़्यादा सरल होता, हाँ उनकी बातें बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ। यह कहकर उनके उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उन बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं है कि वे क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने की खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफ़ी मूल्यवान साबित हुआ, जो कि किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से संभव नहीं था। अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब ज़्यादा गरीब तथा मध्यम वर्गीय कर्ज में डूबा रहता है।
इसका एक कारण यह है कि पैसे का विषय स्कूल में नहीं घर पर पढ़ाया जाता है। हमसे ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वे बस कह देते हैं स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है कि बच्चा बेहतरीन ग्रेड के साथ पढ़ाई पूरी कर ले, लेकिन इस बात भी उसकी आर्थिक प्रोग्रेस और मानसिकता तो गरीब व्यक्ति की ही रहेगी। दुर्भाग्य से पैसे का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में वित्तीय योग्यता के बजाय अकादमिक और पेशेवर योग्यताओं पर जोर दिया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन चतुर बैंकरों, डॉक्टरों और लेखापालों ने स्कूल कॉलेज में बेहतरीन ग्रेड पाए थे, वे जीवन भर पैसे के लिए क्यों जूझते रहते हैं? अमेरिका पर जो भारी राष्ट्रीय कर्ज है वह काफ़ी हद तक इसी कारण है, क्योंकि जो उच्च शिक्षित राजनेता और सरकारी अधिकारी वित्तीय निर्णय ले रहे हैं उनके पास पैसे के विषय पर बहुत कम प्रशिक्षण है या जरा भी नहीं है। आज मैं अक्सर सोचता हूँ कि तब क्या होगा जब जल्दी ही हमारे बीच लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सिक सहायता की ज़रूरत होगी। आर्थिक सहायता के लिए वे अपने परिवार या सरकार पर निर्भर रहेंगे। जब मेडिकेयर और सामाजिक सुरक्षा का पैसा खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? देश कैसे बचेगा? अगर पैसे के बारे में बच्चों को सिखाने का काम माता पिता के भरोसे छोड़ दिया जाए, जिनमें से अधिकतर या तो पहले से ही गरीब है या फिर गरीब होने वाले हैं। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे हर डैडी की सलाह के बारे में सोचना पड़ता और ऐसा करके मैंने इस बारे में बहुत मूल्यवान ज्ञान हासिल किया कि किसी इंसान के विचार उसके जीवन पर कितना ज़्यादा असर डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक डैडी में यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी ने इन शब्दों को प्रतिबंधित कर दिया था। वे जोर देते थे कि मैं इसी बात को इस तरह पूछूं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? एक वाक्य कथन है और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी समझाते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहने से आपका दिमाग किस तरह काम करना छोड़ दे। दूसरी ओर, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? यह सवाल पूछने से आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस भी चीज़ पर दिल आ जाए आप उसे खरीद लें। उन्हें अपने दिमाग की कसरत कराने का जुनून था, जिसे वे संसार का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर मानते थे। वे कहते थे, मेरे दिमाग की शक्ति हर दिन बढ़ती है क्योंकि मैं इसका व्यायाम करता हूँ। यह जितना ज़्यादा शक्तिशाली बनता है, मैं उतने ही ज़्यादा पैसे बनाता हूँ। वे मानते थे कि स्वयंचलित ढंग से मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। हालांकि दोनों ही डैडी कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन मैंने गौर किया कि आर्थिक मसलों पर एक में अपने दिमाग का सुलाए रखने की आदत थी और दूसरे में अपने दिमाग का व्यायाम कराने की आदत थी। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा शक्तिशाली बनते चले गए और दूसरे ज़्यादा कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह समझे, एक आदमी नियमित रूप से जिम में व्यायाम करने जाता है और दूसरा सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। इसका क्या परिणाम होगा? जिस तरह सही शारीरिक व्यायाम स्वास्थ्य के आपके अवसरों को बढ़ा देता है,
उसी तरह सही मानसिक व्यायाम दौलत के आपके अवसरों को बढ़ा देता है। मेरे दोनों डैडियों के विरोधी नज़रिए थे और उससे उनके सोचने के तरीके पर असर पड़ता था। एक डैडी सोचते थे कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीबों का फ़ायदा मिल सके। दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उत्पादन करने वाले लोगों को सज़ा देता है और उत्पादन ना करने वालों को पुरस्कार देता है। एक डैडी सलाह देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी नसीहत देते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे तुम बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे का कहना था मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर टेबल पर पैसे और कारोबार संबंधी बातें करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी ने भोजन करते समय पैसे संबंधी बातचीत पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक कहते थे जहाँ पैसे का मामला हो वहाँ सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। दूसरे कहते थे जोखिम को संभालना सीखो। एक डैडी को यकीन था हमारा मकान हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा मकान एक दायित्व है और अगर आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप संकट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, लेकिन एक अपने बिल सबसे पहले चुकाते थे जबकि दूसरे अपने बिल सबसे अंत में चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार आपको आपकी आवश्यकताओं की परवाह करनी चाहिए। वे हमेशा वेतन वृद्धि, रिटायरमेंट योजनाओं, चिकित्सक लाभ, बीमारी की छुट्टी के दिनों की संख्या और दूसरी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से प्रभावित थे। वो सेना में चले गए थे और 20 साल की सक्रिय सेवा के बाद उन्होंने जीवन भर के लिए सेवानिवृत्त एवं अधिकारी पैकेज हासिल कर लिया था। वे सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले चिकित्सक लाभ और अन्य सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। वे विश्वविद्यालय में उपलब्ध लंबी कार्यालय अवधि से भी प्रेम करते थे। कई बार आजीवन नौकरी की सुरक्षा और लाभ का विचार नौकरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखता है। वे प्रायतः कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए मैं इस तरह के लाभ का हकदार हूँ। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबी में यकीन करते थे। वे सुविधा भोगी या अधिकार की मानसिकता के विरोधी थे और कहते थे कि यह मानसिकता लोगों को कमजोर तथा आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। वे आर्थिक रूप से सक्षम होने पर बहुत जोर देते थे। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए जूझे, दूसरे ने निवेश उत्पन्न किए। एक डैडी ने मुझे सिखाया कि अच्छी नौकरी खोजने के लिए प्रभावशाली बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे सिखाया कि शक्तिशाली व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं कैसे लिखी जाए ताकि मैं दूसरों को नौकरियां दे सकूं। दो शक्तिशाली डैडियों के साथ रहने की वजह से मुझे यह विश्लेषण करने का अवसर मिला कि अलग अलग विचारों का जीवन पर कितना अलग अलग असर होता है। मैंने गौर किया कि लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को आकार देते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और आगे चलकर उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर मानते थे। वे इस तरह की बातें कहते थे मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। जब एक बड़े वित्तीय झटके के बाद वे दिवालिया होने की कगार पर थे तब वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में कहते थे गरीब होने और कड़के होने में फर्क होता है। कड़का होना अस्थायी है, गरीब होना स्थायी है। मेरे गरीब डैडी कहते थे पैसे में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है या
पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसा ही शक्ति है। हमारे विचारों की शक्ति और कभी नापा नहीं जा सकता, ना ही उनके प्रभाव को कभी पूरी तरह समझा जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि मुझे अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने गौर किया कि मेरे गरीब डैडी के गरीब होने का कारण यह नहीं था कि वे कम पैसे कमाते थे। वे तो हम अपने विचारों और कार्यों के कारण गरीब थे। दो डैडी होने के कारण बचपन में ही बहुत सहज और जागरूक हो गया था कि मैं किन विचारों को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि वे दोनों हमेशा शिक्षा और सिखाने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, लेकिन क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं मेहनत से पढूं, डिग्री हासिल करूं और पैसे कमाने के लिए कोई अच्छी नौकरी हासिल कर लूं। वे चाहते थे कि मैं किसी पेशे में जाने या वकील या अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन करूं और किसी बिजनेस स्कूल से एमबीए करूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने के लिए अध्ययन करूं ताकि मैं यह समझ लूं कि पैसा कैसे काम करता है और यह सीख लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम कराया जाए। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, ये शब्द वे बार बार दोहराते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात मानूंगा और नहीं उन्हीं से सीखूंगा। इसका मतलब यह निर्णय लेना भी था कि मैं अपने गरीब डैडी की बातें अनसुनी कर दूं। हालांकि उनके पास कॉलेज की ऊंची ऊंची डिग्रियां थी। रॉबर्ट फर्स्ट मेरे प्रिय कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, लेकिन द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसके सबक का इस्तेमाल लगभग हर दिन करता हूँ। पीले जंगल में दो राहें अलग अलग जा रही थी और अफसोस कि मुझे उन दोनों में एक से ही को चुनना था और यात्री के तौर पर मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा और मैंने एक को देखा, दूसरी जितनी दूर तक मैं देख सकता था। इससे जुर्मुटों में मुड़ने से पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी जो उतनी ही अच्छी थी और संभवतः इसका दावा बेहतर था, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और राहगीर कम गुजरे थे। और उस सुबह दोनों ही राहें एक जैसी पत्तियों से ढकी थी जिन पर किसी ने चलकर निशान नहीं बनाए थे। मैंने पहली राह को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन यह जानते हुए कि रास्ता किस तरह आगे रास्ते खोलता जाता है। मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ कभी लौट पाऊंगा। मैं यहाँ भरकर यह कहूँगा, आज से युगों युगों बाद एक जंगल में दो राह अलग अलग जा रही थी और मैंने उस राह को चुना जिस पर कम लोग यात्रा करते रहे और इसी से सारा फर्क पड़ा। इनमें इतने वर्षों में मैंने अक्सर रॉबर्ट फॉर्ट की कविता के बारे में विचार किया है। पैसे के बारे में मेरे उच्च शिक्षित डैडी की सलाह और नज़रिए को ना मानने का निर्णय दुखद था, लेकिन यह एक ऐसा निर्णय था जिससे मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया कि उसकी बात मानूंगा तो धन के बारे में शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल तक सिखाया, जब तक कि मैं 39 साल का नहीं हो गया। इसके बाद उन्होंने सिखाना छोड़ दी, क्योंकि तब उन्हें एहसास हो गया कि मैं यह सब कुछ जान गया था और पूरी तरह समझ गया था, जो वे अक्सर मेरी मोटी खोपड़ी में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन वित्तीय शिक्षा इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है,
तो आप इस पर काबू कर सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से ही काम नहीं बनता है। इसका कारण यह है कि अधिकतर लोग स्कूल कॉलेज तो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। जब मेरी शिक्षा शुरू हुई थी तो उस वक्त मैं केवल 9 साल का था। इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो सबक सिखाए वे सरल थे। बाकी बातें जो भी हो उनके सिर्फ छह मुख्य सबक थे जिन्हें उन्होंने 30 साल तक दोहराया। यह पुस्तक नहीं, उन्हीं 6 सबकों के बारे में है जिन्हें उतनी ही सरलता से बताया गया है जितनी सरलता से आमिर डैडी ने मुझे इन्हें सिखाया था। ध्यान रहे, सबक का मतलब जवाब नहीं है, इसका अर्थ तो मार्गदर्शक है। ऐसा मार्गदर्शक जो अधिक दौलतमंद बनने की अपनी और अपने बच्चों की मदद करेगा, चाहे इस लगातार परिवर्तनशील और अनिश्चितता संसार में कुछ भी हो रहा है। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? मेरे डैडी ने शाम का अखबार नीचे रख दिया। मेरे बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी उनकी नई कैडलिक में आई थी और वे वीकेंड पर मौज मस्ती करने के लिए उनके समुद्र तट वाले घर जा रहे थे। वह अपनी 3 दोस्तों को साथ ले गया, लेकिन माइक और मुझे नहीं ले गया। उन्होंने हमसे कहा कि हमें इसलिए आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि हम गरीब हैं। उन्होंने ऐसा कहा? मेरे डैडी ने अविश्वास में पूछा। हाँ, ऐसा ही कहा, मैंने आहत अंदाज में जवाब दिया। मेरे डैडी ने खामोशी में अपना सिर हिलाया, अपना चश्मा नाक के पुल तक चढ़ाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगे। मैं जवाब के इंतजार में खड़ा रहा। यह 1956 की बात थी। तब मैं 9 साल का था। संयोग से मैं उसी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हमारा निवास हवाई में मूलतः शुगर प्लांटेशन यानी गन्नों के बागान वाले कस्बे में था। बागान के मैनेजर और कस्बे की बाकी अमीर लोग जैसे डॉक्टर, व्यवसाय के मालिक और बैंकर अपने बच्चों को इसी प्रारंभिक स्कूल में भेजते थे। छठे ग्रेड के बाद उनके बच्चों को आमतौर पर प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता था। चूंकि मेरा परिवार सड़क के इस तरफ रहता था, इसलिए मैं इस स्कूल में गया। अगर मैं सड़क के दूसरी तरफ रहता तो मैं एक अलग स्कूल में जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। छठी ग्रेड के बाद मुझे इन्हीं बच्चों के साथ सरकारी इंटरमीडिएट और हाई स्कूल जाना था। उनके या मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार नीचे रख दिया। मैं जानता था कि वे सोच विचार कर रहे थे। देखो बेटे, उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा। मैंने पूछा, मैं पैसे कैसे बनाऊं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। तब भी मैं उनका असली मतलब समझ गया था। मैं तुम्हें इतना ही बताने वाला हूँ या मुझे जवाब नहीं मालूम, इसलिए खामखा शर्मिंदा मत करो। एक समझदारी बन जाती है। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे मित्र माइक को बताया कि मेरे डैडी ने क्या कहा था। जहाँ तक मैं जानता था, सिर्फ माइक और मैं ही उस स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे। माइक भी संयोग से ही इस स्कूल में पढ़ रहा था। किसी ने कस्बे में स्कूलों की एक विभाजक रेखा खींच दी थी और इसी वजह से हम अमीर बच्चों वाले स्कूल में आ गए थे। वह हम वाकई गरीब नहीं थे, लेकिन हमें गरीबी का एहसास होता था क्योंकि बाकी सभी लड़कों के पास बेसबॉल के नए दस्ताने, नई साइकिलें, हर नई चीज होती थी।
मम्मी डैडी हमें रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सभी बुनियादी चीजें मुहैया करते थे, लेकिन बस इतना ही। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम कोई चीज चाहते हो तो उसके लिए काम करो। हम चीजें तो बहुत सारी चाहते थे, लेकिन 9 साल के लड़का के लिए ज्यादा काम उपलब्ध नहीं था। माइक ने पूछा, तो पैसे बनाने के लिए हम क्या करें? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, लेकिन क्या तुम मेरे संग साझेदार बनोगे? वह मान गया और शनिवार की सुबह माइक मेरे पहला कारोबारी साझेदार बन गया। हम सुबह से लेकर दोपहर तक सोचते रहे कि पैसा कैसे बनाया जाए। कभी कभार हम उन अमीर बच्चों के बारे में बातें करने लगते थे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे दिल थोड़ा दुखता था, लेकिन यह दर्द अच्छा था क्योंकि इसने हमें पैसे बनाने का तरीका सोचने रहने का लिए प्रेरित किया। आखिरकार दोपहर को अचानक हमारे दिमाग में बिजली कौंधी। यह एक ऐसा विचार था जो माइक को विज्ञान की एक पुस्तक से मिला था, जिसे उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाए और अब हमारी साझेदारी के पास एक कारोबार आ गया था। अगले कई सप्ताह माइक और मैं आसपास के इलाके में इधर उधर दौड़ते रहे, दरवाजे खटखटाते रहे और पड़ोसियों से पूछते रहे कि क्या वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख सकते हैं। हैरानी के भाव के साथ ज्यादातर वयस्कों ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। कुछ ने हमसे पूछा कि हम उनका क्या करेंगे। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको नहीं बता सकते, यह एक कारोबारी रहस्य है। जैसे जैसे सप्ताह गुजर रहे थे, मेरी मम्मी का कष्ट बढ़ता जा रहा था। अपने कच्चे माल का इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के पास थी। यह एक भूरा कबोर्ड बॉक्स था, जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी जाती थी। अब उनमें टूथपेस्ट ट्यूब्स का हमारा छोटा सा ढेर बढ़ने लगा। आखिरकार मेरी मम्मी के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों की गंदी मुड़ी तुड़ी इस्तेमाल हो चुकी टूथपेस्ट ट्यूब को देख देख कर उनका दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? और मैं यह दोबारा नहीं सुनना चाहती कि यह एक कारोबारी रहस्य है। इस कचरे को साफ करो, वरना मैं इसे बाहर फेंक दूंगी। माइक और मैंने हाथ पैर जोड़कर उनसे मोहलत मांगी। हमने उन्हें बताया कि हमारे पास जल्द ही पर्याय ट्यूब्स हो जाएगी और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें जानकारी दी कि हम 2-3 पड़ोसियों का इंतजार कर रहे हैं जिनकी टूथपेस्ट ट्यूब्स खत्म होने वाली थी और हमें मिलने वाली थी। मम्मी ने हमें 1 सप्ताह की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू करने का तारीख योजना से ज़्यादा जल्दी आ गई थी और दबाव बढ़ गया था। मेरी पहली साझेदारी पर खतरा मंडरा रहा था क्योंकि मेरी खुद की मम्मी ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। यह माइक का काम था कि वह पड़ोसियों से टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने को कहे। साथ में वह उनके यह भी कहता था कि उनके दांतों के डॉक्टर का भी यही कहना था कि उन्हें दिन में ज़्यादा बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी एक दोस्त के साथ घर आ गए। उन्होंने देखा कि 9 साल के 2 लड़के पोर्च में पूरी गति से उत्पादन करने में जुटे हैं। हर कई बारीक सफ़ेद चूरा फैला हुआ है। एक लंबी टेबल पर स्कूल के दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार का हिबाची ग्रिल लाल सुर्ख कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर दहक रहा था। डैडी सावधानी से चलकर आए। उन्होंने पोर्च के शुरू में ही कार खड़ी करना पड़ी क्योंकि उत्पादन की प्रक्रिया कार की जगह तक पहुंचने में बाधा डाल रही थी। जब वे और
उनके दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि स्टील का एक बर्तन कोयलों के ऊपर रखा था जिनमें टूथपेस्ट ट्यूब्स पिघल रही थी। उस जमाने में टूथपेस्ट प्लास्टिक की ट्यूब्स में नहीं आते थे, ट्यूब्स शीशे से बनती थी, इसलिए पेन के जल जाने पर यह हम ट्यूब को स्टील के छोटे बर्तन में डाल देते थे। वे पिघलने लगती थी और दवे बन जाती थी। इस पिघले हुए शीशे को हम दूध के कार्टन में बने एक छोटे छेद से अंदर डाल रहे थे। दूध के कार्टन्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद चूरा और कुछ नहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। जल्दबाजी में उसके बैग में मेरी लात पड़ गई थी। इससे पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ अभी अभी बर्फ का तूफान आया है। दूध के कार्टन के भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे से मेरे डैडी और उनके दोस्त ने देखा जब हम पिघले हुए शीशे को सावधानी से प्लास्टर ऑफ पेरिस के ट्यूब के ऊपर छोटे छेद में डाल रहे हैं। संभल कर, डैडी ने कहा। मैंने ऊपर देखे बिना सिर हिला दिया। आखिर जब शीशा डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील का बर्तन नीचे रखा और अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए सावधानी से पूछा। हम वही कर रहे हैं जो आपने मुझसे करने को कहा था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सिर हिलाया। हम दोनों साझेदार हैं, मेरे डैडी ने पूछा। और प्लास्टर के इन सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इनमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटी हथौड़ी से मैंने उस सील को ठोका जिसने क्यूब को बीच से खोलकर मैंने प्लास्टर के सांचे को ऊपरी आधा हिस्सा बाहर निकाला और शीशे का 5 सेंट का सिक्का बाहर टपक गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तुम लोग शीशे के सिक्के डाल रहे हो? बिल्कुल नहीं, माइक ने कहा। हम वही कर रहे हैं जो आपने हमसे करने को कहा था। हम पैसे बना रहे हैं। मेरे डैडी के दोस्त मुड़े और जोर जोर से हंसने लगे। मेरे डैडी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और आग और टूथपेस्ट ट्यूब के खाली बॉक्स के साथ ही उनके सामने 2 छोटे लड़के थे जो सफेद धूल से ढके होकर खूब मुस्कुराए जा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर की सामने वाली सीढ़ियों पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने नरमी से समझाया कि जालसाजी शब्द का क्या मतलब होता है। हमारे सपने चूर चूर हो गए। आपका मतलब है यह गैर कानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, मेरे डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है वे अपनी जन्मजात प्रतिभा का विकास कर रहे हो। डैडी ने उन्हें आंखें घूर कर देखा। हाँ, यह गैर कानूनी है, मेरे डैडी ने नरमी से कहा। लेकिन तुम लड़कों ने यह दिखा दिया है कि तुमसे बहुत रचनात्मकता और मौलिक विचार है। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर सचमुच गर्व है। निराश होकर माइक और मैं लगभग 20 मिनट तक खामोशी से बैठे रहे। इसके बाद अपने फैलाए कचरे को साफ करने लगे। पहले ही दिन हमारा कारोबार चौपट हो गया था। चूरे को झाड़ू से साफ करते हुए मैंने माइक की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है कि जिमी और उसके दोस्त सही कहते हैं, हम वाकई गरीब हैं। जब मैंने यह बात कही तो मेरे डैडी जा रहे थे। उन्होंने कहा, लड़कों, तुम तभी गरीब कहलाओगे जब तुम हार मानोगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने कुछ किया। ज़्यादातर लोग अमीर बनने की सिर्फ बातें करते हैं और सपने देखते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत नाज है। मैं दोबारा कहूँगा कि इसी
तरह आगे बढ़ते रहो, हौसला मत छोड़ो। माइक और मैं खामोशी में वहाँ खड़े रहे। यह शब्द सुनने में तो अच्छे लगते थे, लेकिन इनसे हमें यह पता नहीं चलता था कि हम क्या करें। डैडी ऐसा क्यों कहे कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना था। स्कूल के टीचर दरअसल अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते। हमें बस पढ़ाना और सिखाना पसंद होता है। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मैं सचमुच नहीं जानता कि पैसे कैसे बनाना है। माइक और मैं मुड़कर दोबारा सफाई करने लगे। मैं समझता हूँ, मेरे डैडी बोले, अगर तुम लोग यह सीखना चाहते हो कि अमीर कैसे बनना है तो मुझसे मत पूछो। माइक, यह सवाल अपने डैडी से पूछो। मेरे डैडी, माइक ने हैरानी के भाव के साथ कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराते हुए दोहराया। तुम्हारे डैडी और मैं और मेरा बैंकर एक ही है, और वह तुम्हारे डैडी के गुण गाता है। उसने मुझे कई बार बताया कि जब पैसे बनाने की बात आती है तो तुम्हारे डैडी कमाल के हैं। मेरे डैडी, माइक ने अविश्वास में दोबारा पूछा। तो फिर ऐसा कैसे ही कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास एक शानदार कार और आलीशान मकान नहीं है? शानदार कार और आलीशान मकान का यह मतलब नहीं है तुम अमीर हो या तुम पैसे बनाने की कला जानते हो। मेरे डैडी ने जवाब दिया। जिमी के डैडी गन्ने की बागान में काम करते हैं। वह मुझसे ज़्यादा अलग नहीं है। वह एक कंपनी में काम करता है और मैं सरकारी ऑफिस में। कंपनी में उसे कार दे रखी है। शक्कर की कंपनी आर्थिक परेशानी में है और जल्द ही वो हो सकता है कि जिमी के डैडी के पास कुछ ना रहे। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बना रहे हैं, और मेरा अनुमान है कि कुछ ही सालों में वे बहुत अमीर आदमी बन सकते हैं। यह सुनकर माइक और मैं दोबारा रोमांचित हो गए। नए उत्साह के साथ हम अपने डूबे हुए व्यवसाय के मलबे को साफ करने लगे। सफाई करते करते हमने योजना बनाई कि माइक के डैडी से कब और कैसे बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ही ज़्यादा काम करते थे और अक्सर देर रात तक घर नहीं लौटते थे। उसके डैडी वेयरहाउस, एक निर्माण कंपनी, स्टोरों की श्रृंखला और 3 रेस्टोरेंट के मालिक थे। रेस्टोरेंट की वजह से ही उन्हें घर लौटने में देर हो जाती थी। सफाई पूरी होने के बाद माइक बस पकड़कर घर चला गया। उसने बताया था कि उस रात जब उसके डैडी घर लौटेंगे तो वह उनसे बात करके पूछेगा कि क्या वे हमें अमीर बनने का तरीका सिखा सकते हैं। माइक ने वादा किया था कि जैसे ही वे उसकी डैडी से बात हो जाएगी वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए। फ़ोन की घंटी रात को 8:30 बजी। ठीक है, मैंने कहा। अगले शनिवार मैंने फ़ोन नीचे रख दिया। माइक के डैडी हमसे मिलने को तैयार हो गए थे। शनिवार सुबह मैंने 7:30 बजे वाली बस पकड़ी ताकि कस्बे के गरीब हिस्से तक जा सकूं। सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, डैडी फ़ोन पर है और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतज़ार करने को कहा है। जब मैंने उसे पुराने मकान की चौखट लांगी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाज़ें करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता सा गलीचा वहाँ इसलिए बिछाया गया था कि ताकि फर्श पर पड़े
अनगिनत कदमों के निशानों को छिपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था, लेकिन उसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं सैक्रेड लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबू वाली फर्नीचर से भरा था, जिसे निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर दो महिलाएं बैठी थी, जिनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज़्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वह खाकी क्लेक्स और खाकी शर्ट पहने था। इन पर अच्छी प्रेस तो थी, लेकिन स्टार्च नहीं था। वह चमचमाते कामकाजी जूते भी पहने था। उनकी उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज़्यादा होगी। जब माइक और मैं उनके पास से निकलकर पिछले पोर्च की ओर गए तो वह मुस्कुराया। मैं भी संकोची अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे डैडी के कर्मचारी है। यह आदमी उनके वेयर हाउस संभालता है और महिलाएं रेस्टोरेंट की मैनेजर है। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइजर को देखा ही होगा, जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर भी है, जो बहुत से मकान बना रहा है, लेकिन वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। ओह, और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सदा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया, पर फिर कुछ सोचकर वे बोले कि वे हमारे सामने एक प्रस्ताव रखेंगे। ओह, मैंने कहा और दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए। मैंने कुर्सी के पिछले दो पाँव के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वे क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़को? उन्होंने पूछा। जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, हमने अपना सिर हिलाया। फिर हमने अपनी कुर्सियाँ दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वे लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज़्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज़्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है, रॉबर्ट? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया, लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो यह रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं यह तो काम तुम्हारे क्लासरूम जैसी शैली में नहीं सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज़्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसे तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा प्रस्ताव है, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओह, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज़्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी कभी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान में के साथ कहा। मंजूर, मैंने कहा। मंजूर, माइक भी बोला। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएगी।
जब मेरी उनसे बातचीत हो जाए तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहाँ काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा और तुम हर शनिवार को 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्टबॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज़ धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। 30 सेंट मिलने के बाद उस दिन सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के लिए काम कर रहे थे। वे भली और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती थी। वे अब बड़े होकर दूर चले गए हैं। हालांकि वे भली थी, लेकिन वे कड़ी मेहनत में यकीन करती थी और हमें काम में लगाए रखती थी। हम 3 घंटे तक डिब्बा बंद सामानों का शेल्फ से उतारते थे, फेदर डस्टर से हर डिब्बे की धूल साफ करते थे और फिर उन्हें दोबारा करीने से जमा देते थे। यह बहुत ही नीरस और थकाऊ काम था। माइक के डैडी को मैं अपना अमीर डैडी कहता हूँ और उनके पास इस तरह कोई 9 छोटे सुपरमार्केट थे, जिनमें से हर एक में बड़ी कार पार्किंग थी। वे 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर्स के शुरुआती संस्करण के छोटे किराना स्टोर जहां लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसे सामान खरीदते थे। समस्या यह थी कि जब हवाई में एयर कंडीशन का ज़्यादा चलन नहीं था और गर्मी के कारण स्टोर्स के दरवाजे बंद नहीं रहते थे, सड़क और पार्किंग की तरफ वाले स्टोर के दरवाजे खुले रहते थे। जब भी कोई कार पास से गुजरती थी या पार्किंग में आकर खड़ी होती थी, तो हर बार धूल का गुब्बारा उठता था और स्टोर में घुसकर डिब्बों पर बैठ जाता था। हम जानते थे कि जब पर एक एयर कंडीशनर नहीं आएगा, तब तक हमारे पास नौकरी रहेगी। 3 सप्ताह तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के पास जाते रहे तथा 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हमारे हाथ में 3 छोटे सिक्के थमा देती थी। देखिए, 1950 के दशक के बीच 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक बुक्स 10 सेंट में आती थी, इसलिए मैं अपना पैसा आमतौर पर कॉमिक बुक्स पर खर्च करता था और फिर घर चला जाता था। चौथे सप्ताह के बुधवार तक मैं यह काम छोड़ने का मन बना चुका था। मैं काम करने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसे बनाना सीखना चाहता था और अब मैं 1 घंटे में 10 सेंट की गुलामी कर रहा था। इससे भी बढ़कर उसे पहले शनिवार के बाद मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं था। मैं काम छोड़ रहा था। मैंने लंच के समय माइक को बताया। स्कूल नीरस था और अब मेरे पास शनिवार भी नहीं थे जिनकी मैं राह देख सकूं, लेकिन यह 30 सेंट थे जिनकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा था। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा में पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में कहा। वे इंतजार कर रहे थे कि मैं इससे उगता जाऊं। कुछ माइक बोला। डैडी अलग तरह के हैं। वे तुम्हारे डैडी की तरह नहीं सिखाते हैं। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बोलते हैं। मेरे डैडी शांत है और कम बोलते हैं। इसलिए तुम इस शनिवार तक इंतजार कर लो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम काम छोड़ने का फैसला कर चुके हो। तुम्हारा मतलब है मेरे साथ नाटक खेला गया है? नहीं, दरअसल नहीं, लेकिन शायद हो भी सकता है। डैडी शनिवार को बता देंगे। शनिवार को कतार में इंतजार करना। मैं माइक के डैडी का सामना करने को तैयार था। मेरे असल डैडी भी उन पर नाराज थे। मेरे असल डैडी
जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, सोचते थे कि अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे शिक्षित गरीब डैडी ने मुझसे वह मांगने को कहा जिसका मैं हकदार था, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तुरंत नौकरी छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी तुम्हें उस घटिया नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने तेईस में कहा। शनिवार की सुबह 8 बजे मैं माइक के घर पहुंचा और दरवाजा माइक के डैडी ने खोला। बैठ जाओ और कतार में इंतजार करो, उन्होंने मेरे दाखिल होते समय कहा। फिर वे मुड़े और बेडरूम के पास बने अपने छोटे ऑफिस में गायब हो गए। मैंने कमरे में चारों ओर देखा, मगर मुझे माइक कहीं नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं सावधानी से उन दोनों महिलाओं के पास बैठ गया जो मुझे 4 सप्ताह पहले वही दिखी थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ा खिसक कर मेरे लिए जगह बना दी। 45 मिनट गुजर गए और मैं अगबबूला होने लगा। तकरीबन 30 मिनट पहले दोनों महिलाएं उनसे मिलकर वहां से जा चुकी थी। एक अधिक उम्र का आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा था और वह अब निकलकर जा चुका था। मकान खाली था और यहाँ मैं हवाई के उस सुहाने दिन एक सिलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा था और एक लालची आदमी से बात करने का इंतजार कर रहा था जो बच्चों का शोषण करता था। मुझे ऑफिस में इधर उधर कागज सरकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वे फोन पर बात कर रहे थे और मुझे नज़रअंदाज कर रहे थे। मैं उनसे मिले बिना ही बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन किसी कारण मैं रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस के बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे हाथ से ऑफिस में आने का इशारा किया। अमीर डैडी ने अपने ऑफिस की कुर्सी को घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम वेतन बढ़ाना चाहते हो या तुम नौकरी छोड़ने वाले हो। रुआसी आवाज में मेरे मुंह से निकला, देखिए आप समझौते की अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। 9 साल की उम्र में किसी वयस से मुठभेड़ करना सचमुच डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे सिखाएंगे। देखिए मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने मेहनत से काम किया है। आपकी खातिर काम करने के लिए मैंने अपने बेसबॉल मैचों की कुर्बानी दी है, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया और मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा कि शहर का हर व्यक्ति आपके बारे में कहता है। आप लालची हैं, आप सिर्फ अपने कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों की जगह जरा भी परवाह नहीं करते हैं। आपने मुझसे खामखा इंतजार करवाया और मेरे प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया। मैं छोटा हूँ लेकिन इससे बेहतर व्यवहार का हकदार हूँ। अमीर डैडी अपनी घूमने वाली कुर्सी में आगे पीछे झूलने लगे। अपनी छुट्टी पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे एकटक देखा। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे, इसलिए मैंने अपना दुखड़ा जारी रखा। मैंने सोचा था कि आप अपना वादा निभाएंगे और मुझे सिखाएंगे, इसके बजाय आप मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। यह जुल्म है, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमे स्वर में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया है? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। जब मैं चंद सिक्कों के बदले काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद से आपने मुझसे बात तक नहीं की है। 1 घंटे के बदले 10 सेंट। हाँ, मुझे तो सरकार से अपनी शिकायत करनी चाहिए। आप जानते हैं हमारे लिए में बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, आमिर डैडी ने कहा, जब तुम उन अधिकतर कर्मचारियों की भाषा बोल रहे हो
जो मेरे लिए काम करते हैं, ऐसे कर्मचारी जिन्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया था, जिन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी। अगला पार्ट आपको हमारे टॉकिंग बुक्स ये यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। कृपया करके आप हमें सब्सक्राइब करें।